अनुच्छेद 74 इसमें जो बातें कही गई है मंत्री परिषद से संबंधित बातें हैं कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज प्रेसिडेंट। इसमें दो बातें हैं, 74(1) और 74(2). 74(1) में जो प्रमुख बातें हैं, इसमें बातें कही गई है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्य का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। There shall be a council of ministers with the prime minister at the head to aid and advise the president, who shall in the exercise of his functions act in according with such advice। इसमें मंत्री परिषद का जिक्र है और कहा गया है इस अनुच्छेद में कि राष्ट्रपति अपने जो भी कृत्य करेंगे उनका संपादन करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए, उनको मंत्रणा देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उनका प्रधानमंत्री होंगे। इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति कार्य करते हैं, लेकिन यदि वे पुनर्विचार की अपेक्षा रखते हैं मंत्रिपरिषद से कि आप पुनः विचार करें, तो इसके पुनर्विचार के बाद जो सलाह मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी जाएगी उन्हें मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होते हैं और ये बातें 42वें संशोधन 1976 के तहत ऐड किया गया, अपने संविधान में जोड़ा गया है। 74 का सब क्लॉज 2 का जो बातें 2 में कि इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी है और यदि दी है तो क्या दी है। द क्वेश्चन वेदर एनी एंड वहीं अनुच्छेद 74 का सब क्लॉज 2 इसमें जो बातें कही गई है कि इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी और यदि दी तो क्या दी। द क्वेश्चन वेदर एनी एंड इफ सो व्हाट एडवाइस वाज टेंडर्ड बाय मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इन एनी कोर्ट। अर्थात न्यायालय में यह मामला नहीं जाएगा, न्यायालय द्वारा इस बात की जांच नहीं की जा सकती कि राष्ट्रपति को क्या सलाह दी गई है मंत्रिपरिषद के द्वारा, मंत्रियों ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी है। कहने का अर्थ कि यह राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच का जो संवाद होता है, जो संप्रेषण होता है, यह पूर्णतः गोपनीय होता है, इसकी जांच न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती। वहीं इस बातों से अलग यदि हम एक केस देखें, SR मुंबई बनाम भारत संघ, तो यहाँ पर उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया था कि यद्यपि अनुच्छेद 74(2) जिसमें कि राष्ट्रपति को मंत्रियों द्वारा जो परामर्श दी जा सकती है उसमें न्यायालय को जांच करने का अधिकार नहीं है, तो यहाँ पर कहा गया है कि यद्यपि अनुच्छेद 74(2) के अधीन मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दिया गया परामर्श न्यायिक जांच के परे है, किंतु जिन आधारों पर ऐसा परामर्श आधारित होता है वे परामर्श के भाग नहीं होते हैं, अतः उनका न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। हालांकि संविधान सभा के डिबेट्स में भी यह व्यापक बहस का मुद्दा रहा था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का सलाह मानने के लिए बाध्य है अथवा नहीं है। हालांकि वर्तमान के अनुसार तो वो बाध्य है, लेकिन इसके पूर्व यदि हम डिबेट का संदर्भ देखें तो वहाँ पर इस बात पर मंत्रणा हुई थी कि यदि राष्ट्रपति ऐसी मंत्रणा के बिना कोई कार्य करता है उस पर आपत्ति नहीं उठाई जा सकती है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति ऐसी स्थिति में तानाशाह बन सकते हैं। ऐसा इसलिए कि वो मंत्रिपरिषद की सलाह नहीं मानेंगे और ऐसे में तो आपातकाल की उद्घोषणा हो सकती है, संसद को भंग किया जा सकता है और
चूंकि अनुच्छेद 53 के तहत वे कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होते हैं, तो सारी शक्ति अपने हाथों में ले सकते हैं, अध्यादेश को जारी कर सकते हैं, स्वयं कानून बना सकते हैं, स्वयं प्रशासन चला सकते हैं, लोगों के मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। रक्षा बलों के सर्वोच्च सेनापति होने के नाते वे अपने विरुद्ध उठने वाली किसी भी आवाज़ को दबाने के लिए सेना का प्रयोग कर सकते हैं और संविधान के उपबंधों की अवहेलना कर सकते हैं। और इसी महत्वाकांक्षी अवस्था में कोई राष्ट्रपति वास्तविक शासक भी तो बन सकता है। लेकिन इन सबसे परे हमारे देश की स्थिति कुछ अलग है। ये सब सिर्फ कपोल कल्पना वाली बात आप समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे संविधान की जो मूल भावना है वहाँ पर संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। और संसदीय प्रणाली में आप जानते हैं कि सर्वोच्च संसद होता है, सर्वोच्च मंत्रिमंडल होता है, सर्वोच्च प्रधानमंत्री होता है, शासक का प्रधानमंत्री होता है जो वास्तविक शासक होते हैं, और राष्ट्रपति संसदीय व्यवस्था में सिर्फ संवैधानिक प्रभाव होते हैं। वास्तविक शक्ति जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रतिनिधियों के पास ही होती है, और इसका प्रयोग मंत्रिपरिषद करता है, और मंत्रिपरिषद ही लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। संविधान सभा का जिक्र करें तो वहाँ पर संविधान सभा में राष्ट्रपति की स्थिति को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का वही स्थान है जो इंग्लैंड के संविधान में वहाँ के सम्राट का है। वह राष्ट्र का प्रधान होता है, किंतु राष्ट्र शासक का नहीं। सामान्यतः वह मंत्रिपरिषद की मंत्रणा से बाध्य होगा। वह इनकी सलाह के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता है, और न उनकी सलाह के बिना ही कुछ कर सकता है। मंत्रिपरिषद का जिक्र करें तो यह भी समझने वाली बात है कि जो मंत्रिपरिषद होते हैं वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनमें लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है, और यदि राष्ट्रपति ऐसा करेंगे तो फिर त्यागपत्र मंत्रिपरिषद द्वारा दे दिया जाएगा। ऐसे में संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, और संविधान के अनुसार उस राष्ट्रपति को अपने परामर्श के लिए एक मंत्रिपरिषद को रखना एक बाध्यता हो जाती है। और यदि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री को अपदस्थ किया जाता है और पुनः बहुमत प्राप्त कर लेते हैं, तो ऐसे में पुनः राष्ट्रपति के साथ एक साथ करना असंभव हो जाएगा। और यदि राष्ट्रपति ऐसे मंत्रिमंडल को अपदस्थ भी कर देते हैं जिस दिन लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, तो ऐसे में मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग जैसी भी बातें ला सकते हैं, उसे हटा सकते हैं, क्योंकि संसद की यह शक्ति राष्ट्रपति को अधिनायक बनने से कहीं न कहीं अपने यहाँ रोकती है। और व्यवहारिक में भी 26 जनवरी 1950 से जब से संविधान लागू हुआ है अब तक हम यही समझ सकते हैं, देखे हैं, और कि संविधान सभा का जो मूल ध्येय था उसे आगे के भी राजनेताओं ने अपनाया है, और भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक या संवैधानिक प्रधान के रूप में ही काम करते हैं। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति हमारे यहाँ मंत्रिमंडल में ही निहित दिखता है। मंत्रिपरिषद के संदर्भ में और जो प्रमुख बातें देखने वाली बात होती है कि मंत्रीगण जो बनते हैं वे लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। हालांकि आमतौर पर मंत्रीगण लोकसभा के ही होते हैं, लेकिन राज्यसभा के भी होते हैं। और यदि कोई बाहरी व्यक्ति है या तो लोकसभा का भी सदस्य नहीं है, राज्यसभा का सदस्य नहीं, तो भी उन्हें मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन उनके साथ यह शर्त होती है कि 6 माह के अंदर वे संसद के किसी भी सदन का सदस्य बन जाते हैं। खैर, यहाँ पर मंत्रिपरिषद के भी 3 श्रेणी के स्तर के मंत्री होते हैं। जैसे कैबिनेट स्तर के मंत्री मंत्रिमंडल के रूप में यही नीति निर्धारण में अहम भूमिका निभाते हैं। राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं, और कैबिनेट मंत्री अपने विभागों के अध्यक्ष होते हैं। सभी कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं। मंत्रिपरिषद बड़ा होता है, कैबिनेट छोटा होता है, मंत्रिमंडल छोटा हुआ। वहीं कुछ ही सदस्य प्रमुख मंत्रालय को संभालते हैं, वही रहते हैं मंत्रिमंडल में। केवल कुछ अग्रणी स्तर के जो प्रमुख मंत्रीगण होते हैं वही मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। मंत्रिमंडल को ही कैबिनेट कहा जाता है, और मंत्रिमंडल कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद की एक छोटी इकाई के रूप में काम करती है। हमारे संविधान में हालांकि मंत्रिमंडल शब्द का कहीं भी स्पष्ट रूप से उल्लेख देखने को नहीं मिलता है, और हम देखते हैं कि ब्रिटेन की जो परंपरा थी वही मंत्रिमंडल
के रूप में अपने यहाँ भी अस्तित्व में दिखती रही है और वही हमारी संवैधानिक प्रणाली का एक आवश्यक अंग बन गया है। नीति निर्धारण करने में मंत्रिमंडल एक सर्वोच्च संस्था के रूप में काम करती है। कैबिनेट की सभी बैठक में सभी मंत्रीगण उपस्थित नहीं हो सकते हैं। हम देखते हैं कि सभी वरिष्ठ मंत्री जो होते हैं वह कैबिनेट के सदस्य होते हैं। और राजमंत्री की परंपरा अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं यह ब्रिटिश संविधान से ली गई है। वे भी कैबिनेट स्तर के ही होते हैं, लेकिन अपने विभागों में स्वतंत्र रूप से उत्तरदायी होते हैं और वेतन भी उसी के अनुरूप पाते हैं। हालांकि उप मंत्री कैबिनेट मंत्री से कम वेतन पाते हैं। उप मंत्री जो होते हैं वो कैबिनेट मंत्री से कम वेतन पाते हैं और वो अपने विभागों के स्वतंत्र रूप से अध्यक्ष नहीं होते हैं। उनका काम होता है अपने कैबिनेट मंत्रियों की सहायता करना। और हम यह जान लें कि मंत्रियों के विभागों का आवंटन हमारे यहाँ प्रधानमंत्री करते हैं।